हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो चलते हैं आज की इस नई लेक्चर में, जहां पे मैं आपको फिजिक्स के अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इससे पहले क्लास में मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने अवतल दर्पण के परिभाषा को बता करके छोड़ दिया था। ठीक है, क्या किया था, अवतल दर्पण के परिभाषा को बतलाकर मैं छोड़ दिया था, जिसमें मैंने अवतल दर्पण के परिभाषा के बारे में बताया था कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो और पॉलिश किया हुआ पृष्ठ उभरा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के बारे में मैंने चर्चा किया था। उससे पहले समतल दर्पण के बारे में चर्चा किया था, उसके पश्चात गोलीय दर्पण के बारे में बताया था। गोलीय दर्पण को मैंने दो प्रकार का बताया था। एक हो गया था अवतल दर्पण बताया था, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं और उसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण के बारे में उसको बाद में बताया था। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और उसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं अवतल दर्पण के प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। आशा है कि आप लोग पिछले क्लास को कवर कर लिए होंगे और अपने पढ़ाई को जोर शोर से लगातार निरंतर रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है। तो आप लोग हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहिए। हमेशा जिस चीज को पढ़ रहे हैं उस चीज को बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि वो चीज आपको अपना हो जाए। अपना करने का मतलब है कि वो चीज आपके दिमाग में स्मरण में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में। मैं आपको सबसे पहले अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, अवतल दर्पण के गुणधर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अवतल दर्पण का प्रॉपर्टीज या गुणधर्म के बारे में बताया हूँ। अवतल दर्पण के प्रॉपर्टीज या गुणधर्म कहने का क्या तात्पर्य है। अवतल दर्पण के माध्यम से जो इमेज बनते हैं उस इमेज का क्या गुणधर्म है, उस इमेज का प्रकृति कैसा है, कैसा बनेगा, उसी को मैं अवतल दर्पण के प्रॉपर्टी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा आपका क्या गुण है, आपका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज यानी आपका प्रकृति क्या हो सकता है। आप काले हो, आप गोरे हो, आप नाटे हो, आप लंबे हो सकता है आप हंसमुख हो सकता है आप उदास चेहरा वाले हो सकता है बहुत तरह का आपका एक्सप्रेशन हो सकता है। तो उस आधार पे आपका वो क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो वो आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, और इनर प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, कोई अच्छे होते हैं अंदर से, कोई बुरे भी होते हैं दिल से, तो ये उनका इनर प्रॉपर्टी हो गया कुछ व्यक्ति का। उसी प्रकार अवतल दर्पण का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपको अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है अवतल दर्पण काल्पनिक व वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। मैंने इससे पहले बार आपको कहा था कि इससे पहले बार मैं चर्चा किया था, इससे पहले क्लास में, इससे पहले लेक्चर में, कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब, हालांकि मैं प्रतिबिंब के बारे में अगले लेक्चर में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सिर्फ याद रख लीजिए आप, ताकि आगे मैं जब आपको बताऊंगा तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा फिर आगे समझाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, जिस कारण मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। मैंने समतल दर्पण के बारे में चर्चा किया था कि समतल दर्पण केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनाता है, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस चीज का मैंने चर्चा कर दिया था पहले, और ये भी बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस चीज को आप ख्याल रखिएगा कि अवतल दर्पण काल्पनिक व वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। आपसे ऐसा हो सकता है कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हाँ या नहीं, तो बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, हाँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनते हैं जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा हो गया अवतल दर्पण सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब कि मैं आपको काल्पनिक प्रतिबिंब और जब वास्तविक प्रतिबिंब बताऊंगा उसी समय बतला दूंगा। ठीक है, हालांकि सीधा कहने का मतलब सीधा हो गया और उल्टा कहने का मतलब जैसे ये सीधा हो गया इसको ऐसे कर दिया, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसी सेंस में कुछ इसका अर्थ होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि मैं जब आपको
प्रतिबिंब के बारे में बता दूंगा, तो आप लोग ये सब चीजें लिखने आपको लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जब मैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब का एक गुण होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो जब अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। और उसी प्रकार मैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जब चर्चा करूंगा तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब हमेशा उल्टा होता है और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब भी बनाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं। तो इसी चीज को मैं एक अलग प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया हूं, अवतल दर्पण सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का बिंब रख दिया जाए, बिंब यानी वस्तु, किसी वस्तु को रख दिया जाए, तो हो सकता है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार का बराबर होगा, हो सकता है वस्तु के आकार से बड़ा होगा, हो सकता है वस्तु के आकार से छोटा होगा। ऐसा कब होगा, अवतल दर्पण में ऐसा कब होगा कि जब वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सब चीजें, ये सब केस मैं आपको आगे बताऊंगा जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करूंगा, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में आगे हम चर्चा करूंगा अगले लेक्चर में। तब मैं आपको बता दूंगा कि अवतल दर्पण में कहां पे वस्तु रखे जैसे समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी जितना मैं बड़ा हूं, कोई वस्तु जितना बड़ा है वैसा ही सेम टू सेम प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब प्राप्त होगा, कब अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कब अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये सब चीजें केस के बारे में, इस केस स्टडी के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है, छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। एक बार और मैं चर्चा कर दे रहा हूं, अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। तो मैंने अवतल दर्पण की परिभाषा के बारे में बता दिया था, अवतल दर्पण की परिभाषा के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब मैं अवतल दर्पण के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करूं, जिसमें पहला गुणधर्म क्या बताया था, मैं पहला गुणधर्म यह बताया कि अवतल दर्पण काल्पनिक व वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण काल्पनिक व वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा गुणधर्म मैंने बताया कि अवतल दर्पण सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा गुणधर्म क्या बताया कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है या वस्तु से बड़ा हो सकता है। और ये कब वस्तु के आकार का बराबर होगा, आगे मैं उसका चर्चा करूंगा। कब वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यह मैं आगे चर्चा करूंगा। कब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस चीज को क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए इन चीजों को, ताकि आपके एग्जामिनेशन में ये फायदा हो सके। अब तक इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन अवतल दर्पण के प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि अवतल दर्पण के गुणधर्म बताएं, अवतल दर्पण का क्या है इसके बारे में बताएं। तो आपको जब ऐसा पूछा जाए अवतल दर्पण का परिभाषा लिख दीजिएगा, इसका गुणधर्म लिख दीजिएगा। 5 नंबर में यदि पूछा जाए, कभी लगभग 5 नंबर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यदि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, 5 नंबर में जब क्वेश्चन को पूछा जाएगा तब आप इस चीज को, जब पूछेगा दर्पण क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करें, तब सारा जो मैंने दर्पण का प्रकार बताया उस सब के बारे में विस्तार पूर्वक आपको चर्चा कर देना है, ठीक है। मैंने इतना बहुत सारा गुणधर्म को लिखा चुका हूं और आशा करते हैं कि आप लोग उस चीज को याद रख लिए होंगे। और आगे भी मैं जब उत्तल दर्पण का चर्चा करूंगा तो उसमें उसका गुणधर्म बताऊंगा। इसमें भी कुछ गुणधर्म बचे हुए हैं जिसका मैं चर्चा अभी करूंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं अवतल दर्पण की चौथी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करता हूं, तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। अब अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको जस्ट आगे ही लेक्चर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करूंगा। उस परिभाषाओं के अंतर्गत मैं आपको ये फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सब के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। तब तक आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए, ठीक है। अब तक मैंने अवतल दर्पण के बारे में चर्चा कर रहा था, अब मैं आपको उत्तल दर्पण के बारे में बतलाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यह बतलाऊंगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके बाद मैं आपको उत्तल दर्पण के गुणधर्मों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और
तत्पश्चात मैं आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बताऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में मैं चर्चा करूं तो इससे पहले इसका मैं परिभाषा देख ले रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा गोलीय दर्पण, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण वही गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो ऐसा गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है इसके बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूं पिछले क्लास में, अब बार बार चर्चा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरा पिछले क्लास को जाके देखिए। ठीक है, आप लोग उसमें जरूर समझ आइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसका शायद परिभाषा भी लिखा चुका हूं और कई बार मैं अपने लेक्चर में कई बार परावर्तक सतह क्या होते हैं इसका मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और पॉलिश किया हुआ सतह धसा हुआ हो, तो वैसे तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और पॉलिश किया और परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और पॉलिश किया हुआ सतह धसा हुआ हो, तो ऐसे तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण की परिभाषा के बारे में मैंने जब चर्चा कर रहा था उसमें बताया था कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो और पॉलिश किया हुआ सतह उभरा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का मैं जब चर्चा करूं तो उत्तल दर्पण में इसका परिभाषा मैं इस प्रकार बना सकूं कि वैसा गोलीय दर्पण ये एक गोला है। ठीक है, क्या है, खोखला गोला। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले क्लास में कि कोई भी गोलीय दर्पण है वो एक खोखले गोला का भाग होता है। ये लीजिए मैं एक खोखला गोला ले लिया हूं, ठीक है, जिसका केंद्र यहाँ पे है और इसको मैं यहां से काट दिया हूं, किसी युक्ति के सहायता से इसको मैं यहां से काट दिया। ठीक है, और काट करके जो मेरा ये भाग बचा है ना, इसमें क्या है, अंदर से मैं पॉलिश कर दिया, अंदर से क्या कर दिया, पॉलिश किया। अंदर से पॉलिश किया हुआ भाग देख लीजिए, धसा हुआ प्रतीत हो रहा है आपको, ये धसा हुआ प्रतीत है। ठीक है, इधर धसा हुआ प्रतीत है। लेकिन परावर्तक सतह जो है, जब पॉलिश किया हुआ भाग ये हो गया, ये क्या हो गया, इधर से ये हो गया इसका परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह देख लीजिए उभरा हुआ प्रतीत है, उधर निकला हुआ प्रतीत है। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे इसको ढके लिया गया है ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पे डॉटेड एक लाइन बना दिया हूँ, इसका मतलब होता है कि ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, और उधर से ये प्लेन है, इसका मतलब है वो है परावर्तक सतह है। तो इसके माध्यम से आप लोग परिभाषा निकाल सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका पॉलिश किया हुआ सतह धसा हुआ हो और परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। पॉलिश किया हुआ सतह मतलब ये सतह, ये इधर का, और परावर्तक सतह मतलब ये इधर का सतह, इधर का सतह। ठीक है, ये इधर का सतह परावर्तक सतह हो गया और इधर का सतह पॉलिश किया हुआ सतह हो गया। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका पॉलिश किया हुआ भाग क्या धसा हुआ हो और परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग इस दर्पण के बारे में समझ गए होंगे। और अवतल दर्पण कैसा था इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐसे करके देख लीजिए, मैं समझाने के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ। इधर से पॉलिश किया हुआ था अवतल दर्पण में, इधर से पॉलिश किया हुआ था और परावर्तक सतह क्या था, धसा हुआ था। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है, आप इसी इमेज को उत्तल दर्पण में बना लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही शॉट ले लीजिए तब तक। अब मैं आपको उत्तल दर्पण के गुणधर्मों के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जैसे मैंने अवतल दर्पण के बारे में गुणधर्मों के बारे में इस जस्ट पीछे चर्चा किया हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं उत्तल दर्पण के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जाम में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आप लोग अंतर भी तय कर लीजिएगा। देखिए मैंने 4 पॉइंट उसमें भी लिखा था और 4 पॉइंट इसमें भी लिखा था, इस आधार पे आप उसमें अंतर दर्शा सकते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार मैं लिखा दे रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो, अगर उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित हो, वो सभी आपको इस थ्योरी के माध्यम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको चाहे उत्तल या अवतल दर्पण के गुणधर्म के बारे में पूछे तो आप लोग डायरेक्टली लिख लीजिएगा, उत्तल और अवतल दर्पण क्या है इसके बारे में पूछे
तो आप लोग गुणधर्म और उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, वो बोले, ये भी आप 4 पॉइंट इसमें लिखा दिया, 4 पॉइंट इसमें लिखा दिया, तो आप लोग लिख सकते हैं। जिसमें मैंने उत्तल दर्पण का सबसे पहला गुणधर्म का चर्चा करते हुए बतला रहा हूं कि उत्तल दर्पण सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इससे पहले मैंने अवतल दर्पण के बारे में बताया था कि अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। ये इसका पहला गुणधर्म हो गया, ठीक है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मैंने आपको पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूं, पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है वस्तु के सापेक्ष। तो उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, इसका मतलब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मैं इसको अलग कर दिया। लेकिन अवतल दर्पण के बारे में मैं बताया था कि अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, बल्कि सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये ऐसे अंतर करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा हो गया, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटी ही बनता है। मैं आपको अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के गुणधर्मों के बारे में जब चर्चा कर रहा था तो आपको बताया था कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है, वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है, वस्तु के आकार से छोटा भी हो सकता है और वस्तु के आकार से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब बनाए जाएंगे, उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब को बनाया जाएगा तब उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा ही बनेगा। वस्तु यदि 5 इंच का है तो प्रतिबिंब बनेगा 5 इंच से छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे से इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चौथा गुणधर्म के बारे में चर्चा करूं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन उत्तल दर्पण के बारे में मैं बता रहा हूं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दोनों धनात्मक होती है। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, इसका चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। तब तक आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। और इसी को मैं एक बार और चर्चा कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में यदि ऐसा पूछा जाए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, तो मैं जिस जैसे पीछे बताया था कि अवतल दर्पण सदैव वास्तविक और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वहीं दूसरे पक्ष में लिख दीजिएगा कि उत्तल दर्पण केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का, वस्तु से छोटा आकार का और वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में आप क्या लिख दीजिएगा कि उत्तल दर्पण वस्तु से सदैव, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु से सदैव छोटा होता है, ठीक है। तीसरा अंतर क्या बताइएगा, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टा भी होते हैं और सीधा भी होते हैं। लेकिन सॉरी, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टा भी होते हैं और सीधा भी होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। चौथा अंतर हो जाएगा, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और उसका फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। अब फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक होने का क्या मतलब है, जब मैं आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जब आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा तब वहां पे आपको ये क्या होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे धनात्मक होती है, कैसे ऋणात्मक होती है, ये सब के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस चीज को आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से नोट करते होंगे और इस चीज को याद करते होंगे। नोट्स में नोट करना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि बड़ी बात यह होता है कि उस चीज को आप याद करके अपने स्मरण में रख लें, ताकि ये चीजें याद किया हुआ चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। पढ़ने के लिए आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं। सॉरी, आज का क्लास यहीं तक जाएगा क्योंकि मैं जिस मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा था वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिस कारण आपका वीडियो वहीं पे रुक गया और मैं अभी दूसरे मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। इसमें कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण, कुछ फंक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा।
आशा करते हैं कि आप लोग इन चीजों को नोट कर लिए होंगे, ठीक है, और इन चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे जो भी होगे, जो भी टेक्निकल टर्म के बारे में जैसे बताया था आपको, फोकस दूरी को बता दीजिए क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा। नोट करना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस चीज को नोट करके याद रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में वही काम आएंगे जो आपको याद रहेगा। बाकी आपके कॉपी में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आपके नोटबुक में क्या लिखा हुआ है, ये चीज मायने नहीं रखता है। आपके एग्जामिनेशन में वही मायने रखता है जो आपके स्मरण में हो, आपके दिमाग में हो। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।